तीसरे चरण का जो प्रचार अभियान है वो अब थम चुका है। 11 राज्यों की कुल 93 लोकसभा सीटों पर 1331 प्रत्याशी अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। वहीं 4 पूर्व मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा इसी फेज में है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। 2 फेज के इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आती है तो मामला बड़ा गड़बड़ाया हुआ नजर आता है उसमें। अब तीसरा चरण का इलेक्शन है, क्या आपको स्थिति नजर आ रही है? देखिए, 2 फेज का जो इलेक्शन हुआ था, जब स्टार्ट में जो भी 9-10 बजे तक जो डेटा आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे ये पता चलता है कि भाई इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पे बहुत भारी। जिन हिंदी हार्टलैंड में इन बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वो पुरानी चीज़ों को दोहराएंगे, पुरानी हिस्ट्री को, या कुछ सीटें और लेकर आएंगे, वो सीटें उनकी कहीं नहीं आ रही। उसमें से लगभग 60 से 70% सीटों पे वो पीछे हैं। और जो 11 दिन के बाद डेटा आता है, उस डेटा से बहुत ज़्यादा फर्क इंडिया गठबंधन को नहीं पड़ रहा है। वो जो भी कुछ उन्होंने उसमें मैनिपुलेशन किया हो या डेटा देने में देरी की है, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात को सही मान लें कि चलो भाई उनको डेटा देने में देरी है, कोई गलती, कोई गड़बड़ नहीं है पीछे, उसके बाद भी, और अगर कुछ गड़बड़ है भी उसके बाद भी, इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे। अब रही बात तीसरे चरण के इलेक्शन, अभी आपने देखा होगा अमेठी और रायबरेली की सीट को लेके पूरे भारत में चर्चा। अमेठी में राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, फिर अमेठी में राहुल गांधी ने पर्चा नहीं भरा तो वो क्यों रायबरेली से चले गए। बीजेपी के पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। सोचिए, 4 बड़े नेता बीजेपी के, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और उनके जेपी नड्डा जी अध्यक्ष, ये चारों लोगों ने अपने हर भाषण में, चाहे वो बंगाल में बैठे हों, असम में बैठे हों, उड़ीसा में बैठे हों, लेकिन इन सारे भाषण में उन्होंने अपने सिर्फ राहुल गांधी और उनकी रायबरेली जाने के कारण को बताने की कोशिश की कि अमेठी से वो डर गए, अमेठी में क्यों नहीं गए। एक्चुअल में ये जो सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की, वो कारगर, उनकी रणनीति ही थी कि बीजेपी से मुद्दे को छीन। अभी तक उन्होंने सारे मुद्दे बीजेपी से छीन रखे हैं। बीजेपी के पास गिने चुने 2 मुद्दे थे। एक तो वो जो 5 किलो अनाज देते हैं वो मुद्दा, दूसरा हम हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान का मुद्दा। ये दोनों मुद्दे उनसे छीन चुके हैं। आम जनता इन मुद्दों पे कोई बात करना ही नहीं चाह रही, चाहे उसको आप 5 किलो दीजिए, आज चाहे उनको कमिट कर दीजिए 10 किलो दीजिए, लेकिन इन मुद्दों पे अब वो बात नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे कि हमारी महंगाई पे बात करो, हमें आप एजुकेशन कैसे देंगे उस पर बात करो, हमें आप मेडिकल फैसिलिटी कैसे देंगी, हमें आप रोजगार कैसे देंगे। तो ये मुद्दे कांग्रेस ने बहुत पहले छीन लिए। अब कांग्रेस के पास एक मुद्दा था कि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं राहुल गांधी तो इनके पास एक मुद्दा मिल जाता और ये राहुल गांधी और उनकी फैमिली पे वही फिर शुरू कर देते। अगर मोटा मोटा 4 मुद्दे सोचे जाए तो बीजेपी सिर्फ 4 मुद्दों पे बात करती है, राहुल गांधी, कांग्रेस के पुराने इतिहास, गांधी फैमिली या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। बस यही 4 चीज़ों पर बात करती है, पूरे नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करती। अब राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नाम हटा के अपने एकदम नीचे के कार्यकर्ता को लाके खड़ा कर दिया। वो मुद्दा भी जो बीजेपी चाह रही थी वो मुद्दा भी उन्होंने उनसे छीन लिया। इस मुद्दे के छीनने के बाद बीजेपी के आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री जी इतने घबरा गए, उन्होंने बोला कि भागो मत, डरो मत, तुम्हें लड़ना चाहिए। यानी ये समझ में आता है कि वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो उनको एक मुद्दा मिल जाता ताकि तीसरे चरण में कुछ बोल सकें। यहाँ तक नहीं हुआ तो जो रायबरेली के इनके प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि उन्होंने अपने नौकर को दिया है सीट लड़ने के लिए, रायबरेली अमेठी में नौकर को भेज दिया। अगर ये एक सत्यता है कि उन्होंने अपने नौकर को दिया तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है इंडिया गठबंधन का और गांधी फैमिली का कि वो अपने नौकर को भी चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़, तो वो उस मुद्दे को भी इन्होंने छीन लिया। अब बीजेपी के पास तीसरे चरण के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हो सारी सीटें, एक सीट छोड़ के वो हर सीट हारने वाली। क्या कांग्रेस को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बीजेपी बैठे बैठे राहुल गांधी की बात करते रहते, तो प्रचार क्या वहीं से ही होता जा रहा है कांग्रेस के लिए?
देखिए, आज अगर आप अमेठी की बात करें, मैंने आपको पिछले वाले अपने एपिसोड में हम लोगों ने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी अपने कभी भी प्रचार करने नहीं जाते थे अपने क्षेत्र में। आज जिस नैरेटिव को राहुल गांधी ने सेट किया, जो राजनीति उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं ये नजर आती है कि उनकी पूरी लेगेसी उसमें एक झलक आती है, एक परिपक्वता झलक आती है। आज वो कहीं भी नहीं बोल रहे कि अमेठी आप मुझे जिताइए, वो कहीं नहीं बोल रहे कि रायबरेली हमें जिताइए। आज की डेट में अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता यानी कि आम जनता ही बोल रहे कि आप आइए चाहे मत आइए, हम आपको जिताएंगे। और उन्होंने ये मजबूर कर दिया कि मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन उनके बारे में ही बात करे। अब आप जब उनके बारे में बात करेंगे तो गूगल पे सर्च होंगे जरूर, इंटरनेशनली लोग उनको ढूंढेंगे, नेशनल में भी लोग ढूंढेंगे। अब एक मैसेज ऐसा जा चुका है कि बीजेपी इतना डर चुकी है आज की डेट में, जो भी इनके इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है उससे इतनी डर चुकी है, उसके पास मुद्दे भी नहीं है, और प्लस बिना कुछ कहे वो अपने आप प्रचार कर रही है कांग्रेस का या राहुल गांधी का। आप सोचिए, उनके जितने भी उनके जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है वो उनको बताना नहीं पड़ रहा है, वो बीजेपी खुद बता रही है। और लोगों को पता है कि मोदी जी झूठ कितना बोलते हैं। अगर उनके बातों को बोल रही है तो लोग भी समझ रहे कि ये सही ये झूठ बता रहा है, इसमें कुछ और चीज है, उसको लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप वो उनके मुद्दे आम जनता तक पहुंच रहे हैं। और रायबरेली और अमेठी की सीट ने तो ऐसा कर दिया है कि पूर्वांचल की पूरी सीट इंडिया गठबंधन अगर जीत जाए तो कोई अपवाद नहीं होगा। ये मतलब कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बहुत विचित्र चीज हो गई या कुछ। 100% उसमें से 80% सीट पूर्वांचल की इंडिया गठबंधन जीतेगी। और अगर 2004 का इतिहास अगर हो, 9 सीटों पर कांग्रेस का जीतना, हो सकता है कांग्रेस अब 4 से 5 सीटों पे बहुत आसानी से जीत जाए। अमेठी और रायबरेली छोड़ के मैं बता रहा हूँ, अमेठी और रायबरेली तो जीत ही रही है, ये खुद ही जिता रहे हैं बीजेपी वाले। अब आप खुद सोचिए कि आज की डेट में स्मृति ईरानी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा था, जिस मुद्दे पर लड़ती थी अमेठी में, थे राहुल गांधी, वो भी उनसे छिन गए। उनकी फेम ही इसी बात से थी कि वो राहुल गांधी के अपोज में लड़ती थी और 2019 में गलती से जीत गई थी, वो भी उनसे छिन गया। अब उनको पूछेगा कौन? 4-5 सालों में 4 बार उनके मंत्रालय बदल चुके हैं, वो कितना अच्छा काम करती हैं लोगों को पता है। 13 रुपए किलो चीनी की बात की थी, आज पूरी अमेठी पूछ रही कहाँ है चीनी। गांधी परिवार का जितना बनाया हुआ वहाँ सब कुछ था, चाहे वो एजुकेशन से हो, बिजनेस से हो, मेडिकल फैसिलिटी, सब उन्होंने बंद कर दी। अब उनको इन मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा। अब ये मुद्दे उनके सामने खड़े हैं एक विकराल रूप लेके। अभी तक तो बहाने से राहुल गांधी को फ्रंट पे खड़ा करके बोल देती थी। अब लोग उनसे पूछ रहे भाई आप 5 साल पहले भी थी, जीत के थी और हार के भी आपने बोला हमने काम किया इसलिए हम जीते हैं, यानी आप 10 साल तक काम किए, 10 साल के बाद आप अपने मुद्दों पर लड़ेंगे। तो मुद्दे तो इनसे छिन चुके हैं एनडीए गठबंधन से। तीसरे चरण के इलेक्शंस की बात करते हैं तो यूपी की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोटिंग होने वाली है। खास अगर बोले तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्यों की किस्मत का फैसला भी इसी ही फेज में होने वाला है, जो कि मैनपुरी सीट जो खास मानी जाती है। क्या आपको समीकरण लग रहा है? देखिए, मैनपुरी सीट तो डिम्पल यादव जी लड़ रही हैं और उन्होंने ये सीट जीती भी है। पहले ये मुलायम सिंह लड़ा करते थे इस सीट पे और ये मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। देखिए, मैनपुरी सीट से सपा को कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी अपना पूरा सब कुछ कर ले फिर भी नहीं हरा सकती। बीजेपी आज की डेट में अगर हम मैनपुरी की सिर्फ बात करते हैं तो मैनपुरी पे जो डेवलपमेंट है या जो कुछ है वो किया हुआ मुलायम सिंह का, और मुलायम सिंह की पकड़ मतलब आम कार्यकर्ता लोग उनको बहुत मानते हैं। इसीलिए डिम्पल यादव जब वहाँ इलेक्शन लड़ी थी डेथ के बाद तो बहुत बम्पर वोटों से जीती थी। तो मैनपुरी की सीट तो 100% डिम्पल यादव ही जीत रहे हैं, उसमें कोई बट है ही नहीं। अब रही बात उत्तर प्रदेश की जो अदर सीटें हैं, उन सीटों में मैं आपको बताऊं सारे नीचे के मुद्दे आज की डेट में ये इलेक्शन इंडिया गठबंधन ने ऐसा कर दिया है कि ये इलेक्शन अब केंद्र का रहा ही नहीं, ये इलेक्शन अब लोकल मुद्दों पे हो गया। लोकल मुद्दे, कौन सा कैंडिडेट है आपका वो, इस मुद्दे पर। और ये बीजेपी ही, जैसे पहले बीजेपी कांग्रेस को अपने पिच पे खिलाती थी, अब कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी को अपने पिच पे खिलाने पे मजबूर कर दिया, खेलने के लिए मजबूर कर दिया। पहले बीजेपी हमेशा नैरेटिव सेट करती थी
किसी भी तरीके से कि मोदी जी का चेहरा हमेशा फ्रंट पे रहे। मोदी जी को दिखाया जाए हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी को दिखाया जाएगा, मोदी जी को देख के पूरा विदेश में डंका बज रहा है। आज की डेट में पूरा इलेक्शन लोकल पे हो चुका है, मोदी जी के चेहरे पे भी लोग प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी का चेहरा भी देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी का चेहरा अब आज की डेट में एकदम आम कैंडिडेट की तरह हो गया, ऐसा नहीं कि कोई जादुई चेहरा हो गया हो। इसलिए यूपी की जितनी सीटें हैं उसमें लोकल के मुद्दे हावी हैं और ये 100% मान के चलिए कि लगभग 70 से 80% सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। 2014 में मोदी लहर एक चली थी, तो क्या आपको लग रहा है कि वो मोदी लहर अब रही नहीं है और अब लोगों को अपने असली मुद्दे पता चल गए हैं, उन मुद्दों को लेकर अब वो लोग चेहरे पे लेके नहीं, मुद्दों को लेके वो वोट कर रहे हैं? देखिए 2014 देश के लिए एकदम उस समय का इलेक्शन एकदम यूनिक था या नया था मान के कहते। 11 में बहुत सारे स्कैम्स सामने आए, उन स्कैम्स का एक्चुअल में कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, बीजेपी ने बोला कि ये 2G घोटाला हुआ, बीजेपी ने बोला कोलगेट घोटाला हुआ, उन्होंने उसका एक डेटा भी दिया, मुझे इसमें याद नहीं है डेटा, मान ली एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 10,000 करोड़। जब 2014 में बीजेपी आ गई, वो 3-4 मुद्दों पे आई थी, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन हो या बेरोजगारी हो, इन सारे मुद्दों से बीजेपी 2024 में भटक चुकी है। इनके पास ये सारे मुद्दे नहीं, ये मुद्दे अब उछल के चले गए हैं इंडिया गठबंधन के पास। अगर वो जो समय घपले हुए थे या जो भी कुछ बीजेपी ने कहा कि इतने करोड़ का लॉस हुआ, इसका मतलब बीजेपी को पता था। बीजेपी ने बोला कि विदेश में पैसे जमा हैं, लोगों के पास 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ उन्होंने बोला कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर वो पैसे आ जाएं, एक घर में 15 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। अगर वो पैसे नहीं आए तो 2014 से 10 सालों में आप कहाँ गए? अगर वो पैसे आए तो हैं कहाँ? इसका मतलब कि बीजेपी के पास है। अगर आम जनता उनसे पूछे भाई आपने घोटाले तो बता दिए, लेकिन उस घोटाले का रिकवरी तो आपने बताया नहीं, वो रिकवरी करके पैसा गया कहाँ? अगर वो आपके पास है तो आम जनता तक पहुंचे क्यों नहीं? तो वो एक क्या हो गया, अच्छा बीजेपी के जो अमित शाह जी वो बोल दिए तो जुमला था। धीरे धीरे आम जनता को समझ में आ गया कि मोदी जी सिर्फ एक जुमला फेंकते हैं, एक झूठ बताते हैं पूरे देश को, ये जो चीज बता रहे हैं झूठ है। ये एकदम आम जनता के दिमाग में बैठ चुकी है। सबसे ज्यादा बैठी हुई आज की डेट में साउथ में तो 100% लोग समझ गए कि झूठ बोलते हैं। नॉर्थ में जो लोग नहीं समझते थे, हम लोगों ने भी बहुत विजिट किया, सब लोग बोलना शुरू कर दिए यार इतना झूठ क्यों बोलते हैं, अब इनके झूठ भी पकड़े जा रहे हैं। तो अब अगर एक बार आपके दिमाग में लोगों को बैठ गया ना कि आप झूठ बोलते हैं या आप गलत डेटा दे रहे हैं, तो लोग फिर आपसे दूर हटना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोकल में कहीं जाते हैं ना, जहाँ लोकल की कहीं पंचायत चल रही हो या 10 लोग चाय के ठेल पे खड़े हो, तो लोग एक दूसरे का मजाक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा तुम उस पार्टी में जो झूठा है, अच्छा तुम उस पार्टी में रहना चाहते हो जो झूठ बोलता है। ये चीज आज की डेट में लोकल में बहुत तेजी से फैल चुकी है। और वही लोग जो कभी भीड़ के साथ चलते थे या सोचते थे चलो आज हम बीजेपी को दे दें क्योंकि बीजेपी जीत रही है, हम उनके साथ रहेंगे, 4 लोग बोलेंगे हाँ भाई ये भी बीजेपी वाला, अब सारे वो हट चुके हैं। लगभग 20 से 30% वोटर आज की डेट में बीजेपी से कट चुके हैं। और ये श्योर मान के चलिए पूरे नॉर्थ इंडिया में जो भी हिंदी हार्टलैंड में इलेक्शन है उसका रिजल्ट एकदम विपरीत होगा बीजेपी के जो वो सोच रही है। और ये बीजेपी को पता है, इसीलिए बीजेपी हर जगह दौड़ दौड़ के जा रही है उस नैरेटिव को सेट ना होने देने के लिए, लेकिन वो एकदम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। तीसरे फेज में गुजरात की 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्या बीजेपी साम दाम दंड भेद सब लगा देगी ये सीटें जीतने के लिए, क्योंकि गुजरात है वो? देखिए गुजरात में तो बीजेपी झूठी इलेक्शन कर, जब उसको ऐसे ही इलेक्शन कराना है कि किसी प्रत्याशी का पर्चा नहीं सही है या एप्लीकेशन फॉर्म उसका गलत है, अगर आप सही दिशा में जाएं तो गुजरात की लगभग 10-12 सीटों पर बीजेपी की पकड़ अच्छी है जो कि शहरी है। लेकिन गांव में गुजरात में विकास नहीं है, गांव में गुजरात में पानी नहीं है, गांव में गुजरात में लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। आज वहाँ भी इनकी स्थिति बहुत बुरी है। अगर ये सोचा जाए कि पिछले बार की तरह 25 की 25 सीट जीत जाएंगे, तो अगर ये बेईमानी नहीं करते या कुछ इनका वो नहीं होता है कोई बड़ी चीज़, तो मान के चलिए कि 25 सीट नहीं जीत रहे, कम से कम 7 से 8 सीट
वहाँ से भी इंडिया गठबंधन को मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुजरात में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ साझे के साथ वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की गुजरात में पकड़ ठीक ठीक है, लगभग 4 से 5% वोटर उनके साथ हैं और वो ज़्यादा अच्छा नरेट कर पाते हैं, ज़्यादा सामंजस्य क्रिएट कर पाते हैं आम जनता से। तो अगर वो वोट शिफ्ट हो गए तो ये मान के चलिए 7 से 8 सीट ऐसी है कि जो कि इंडिया गठबंधन को मिलेगी। गांधीनगर सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां से गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस से सोनल रमन भाई पटेल को टिकट दिया गया है। तो हम सिर्फ गांधीनगर की अगर बात करें तो क्या समीकरण आपको नजर आता है? देखिए, गांधीनगर तो उनका गढ़ है अमित शाह जी का, इसमें कोई डाउट नहीं, गांधीनगर से उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हाँ, पिछले बार जो वो जीते हैं उससे मार्जिन कई गुना कम हो, इस मार्जिन उनका बहुत कम हो जाएगा और ये एक संदेश जाएगा आम जनता को। जैसे ही तीसरे चरण का इलेक्शन खत्म हो गए, संदेश चला जाएगा कि गुजरात से मार्जिन कम होके अगर जीत रही बीजेपी, यानी कि पूरे इंडिया में बीजेपी कितना पिछड़ रही है, इस बात को बीजेपी एनडीए गठबंधन बहुत अच्छे से समझती है। गुजरात पे देखिए, गुजरात पे महाराष्ट्र का पूरा असर पड़ेगा क्योंकि गुजरात की जितनी लॉबी है महाराष्ट्र में बिजनेस करती है। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग गुजरात में रहते हैं। आज महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में सामंजस्य सही नहीं है और ये सिर्फ अमित शाह की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पहले किसी पार्टी से एक गठबंधन करते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं। आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, तो ये सबको समझ में आता है कि आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। उसका असर गुजरात के और इनके गांधीनगर की सीट पे बहुत पड़ेगा। जैसे ही महाराष्ट्र में अगर नागपुर की सीट को देखिए तो नागपुर में एक तरीके से नितिन गडकरी हार चुके हैं। अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ उलटफेर तो नितिन गडकरी के हाथ से वो सीट निकल चुकी है। इसका पता नितिन गडकरी को भी चल गया था, इसलिए नितिन गडकरी जी की पूरी फैमिली वोट मांगने के लिए नागपुर में थी। 36 आरएसएस के संगठन लगे हुए थे नितिन गडकरी को जिताने के लिए। इससे समझिए कि अगर महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जैसा कद्दावर नेता अगर हार के कगार पे है तो गांधीनगर में इस बार जीत का मार्जिन इनका बहुत कम होगा। और तीसरे चरण के इलेक्शन के बाद एक संदेश चला जाएगा पूरे देश में कि भाई गुजरात के लोग भी इनको नहीं पसंद कर रहे हैं, गुजरात के लोग भी इनके इस भाषा को नहीं अच्छा मान रहे हैं जो कि ये इस्तेमाल करते हैं किसी भी लड़की के लिए या किसी भी महिलाओं के लिए या किसी भी हिंदू मतलब कंट्री के लिए आज। और ये मैसेज जाते ही अगले 4 चरण के इलेक्शन इनके हाथ से निकल जाए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तीसरे फेज में 9 सीटों पर यहाँ पे चुनाव होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर यहाँ वोटिंग होनी है। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होना है। क्या लगता है आपको? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना से लड़ रहे हैं। गुना उनकी बहुत पुश्तैनी सीट है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। 2019 में हार जरूर गए थे वो गुना से, बीजेपी का प्रत्याशी जीत गए थे। आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चंबल संभाग के सारे लोग बहुत मानते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक बहुत बड़ी गलती की, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने से उनकी साख पे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, उस पर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया जो कभी नहीं सोचते थे लोग, कि सिंधिया जी किसी पद के लिए, उनको ये लगता था आम जनता को वहां कि सिंधिया जी उनके लिए उनके काम करने के लिए। लेकिन सिंधिया जी अगर वहां गए और पद ले लिया, अगर वो पद नहीं लेते, कोई केंद्रीय मंत्री का, बोल देते नहीं हमें कांग्रेस यहाँ काम नहीं करने दे रहे इसलिए हम वहां जा रहे हैं और हम काम करने के लिए आए, तब शायद उस सीट पे वो जीत जाते। लेकिन आज की डेट में वो जीतेंगे ही, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि अंदर के लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश में कि उनको भी एक तरीके से सीट की ही भूख है। उनको लगा कि कांग्रेस खत्म हो रही है तो बीजेपी में चले गए, उनको सत्ता में रहना पसंद है, अब आम जनता के लिए वो काम करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये कहना कठिन है, लेकिन ये मान के चलें कि उनको टक्कर इंडिया गठबंधन से बहुत तगड़ी मिलेगी। एक दूसरा, मध्य प्रदेश में जो 2019 में
लगभग सारी सीटों पे या 90% सीटों पे बीजेपी जीती थी। इस बार वो भूल जाए, 50% सीट भी नहीं पा रही बीजेपी। 10 से 8-10 सीट इंडिया गठबंधन को मिलना तय है। क्यों ऐसा है? दिग्विजय सिंह की अपनी खुद की साख। आज वो हार जाते हैं अगर अपनी सीट से, तो मान के चलिए दिग्विजय सिंह का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इंडिया गठबंधन ने, या कांग्रेस बोल लीजिए, कांग्रेस ने एक मैसेज दे दिया है जीतू पटवारी को वहां का अध्यक्ष बना। ये इस बार जीतू पटवारी को बनाना, ये सिर्फ राहुल गांधी ने बनाया। अगर पुराने लोग होते तो जीतू पटवारी को नहीं अध्यक्ष बनाते और इनको ही बना देते, डिगे राजा को। लेकिन नहीं, जीतू पटवारी को बनाया गया, जबकि अंदर खाने बहुत विरोध है। उसके बाद भी अगर ये अपनी सीट हारते हैं तो ये मान के चलेंगे इनका राजनीतिक करियर खत्म। इनको अपनी सीट जीतनी पड़ेगी, अपने बेटे के लिए जीतनी पड़ेगी, अदरवाइज इनका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म है। और आज जिस हिसाब से जो माहौल है, जिन मुद्दों पर लड़ा जा रहा, अगर ये लोग सही दिशा में लड़ें तो 100% ये जीत ही जाएंगे। वहां से कम 7 से 8 सीट इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस को आ रही है। आपने राजनीतिक करियर की बात करी, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या राजनीतिक करियर है? विदिशा से लड़ रहे हैं वो, उनके सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि विदिशा से 4 निर्दलीय समेत कुल 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं इस बार। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का तो राजनीतिक कैरियर उनको भी पता है खत्म। उनको सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर ऐसे सोचा जाए तो कोई बड़ा चेहरा दिख ही नहीं रहा था एनडीए गठबंधन को लड़ाने के लिए। और बीच में आपने देखा होगा कि ठाकुर समाज का या छत्री समाज का बीजेपी से बहुत विद्रोह हो गया था, बहुत ज़्यादा वो लोग बीजेपी से खफा हो गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ देखो, हम एक आपके समाज के लोगों को हम इज्जत दे रहे हैं और यहाँ हम कर रहे हैं, इसलिए उनको सीट वो दी गई है। नहीं तो लास्ट में वो भी काट देते उनको। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, राजस्थान में महारानी हो या यहाँ पे मामा जी, ये लोग खुद चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। और क्यों ऐसा है, मैं क्यों बोलूँ, कहीं इनका कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन आपने नहीं देखा होगा। बहुत ज़्यादा इस उसमें कहीं जाके सभाएं करना, ये करना, या बहुत फोर्सली जाके बोलना कि हाँ भाई मैं ये कर रहे हैं, हमें आप वोट करिए, ये नहीं है। और इनका राजनीतिक कैरियर की जहाँ तक बात है, अगर राजनीतिक, ये 2024 के बाद खास सीटें जो हैं, जैसे मैनपुरी हुई, गांधीनगर हुई, विदिशा हुई, इन सब पर आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।